दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी ओलंपिक एथलीट जेसी ओवेंस की है। सन 1930 में बहुत से लोग आर्थिक तंगी से संघर्ष कर रहे थे। तब अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के काले लोग, जिन्हें नीग्रो कहा जाता था, उन्हें समाज में सबसे पिछड़ा हुआ समझा जाता था। उनकी समाज में ना तो कोई इज्जत थी और ना ही उनकी किसी को कोई परवाह थी, और वो लोग अपने से इन्हें अलग रखते थे। उन्हें कोई नौकरी पर नहीं रखता था, इसलिए वो मजदूरी करने के लिए मजबूर थे। ये काले गोरे का भेदभाव बहुत बढ़ गया था। उन्हें आगे कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। उनमें काबिलियत होने के बावजूद भी उनके हुनर को जानबूझकर अनदेखा किया जाता था। अब उनका वजूद खतरे में था। और फिर हम 1933 में क्लीवलैंड ओहायो में रहने वाले जेसी ओवेंस को देखते हैं, जो अपनी दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे बचपन से ही दौड़ने का बहुत शौक था। उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है। वो वहाँ जाने की तैयारी में लगा हुआ था। जेसी अपने गाँव में अकेला था जो कॉलेज जाता था। उसकी माँ उसे एक सूट पहनाती है ताकि वो कॉलेज में बड़े घर का लग सके, उसकी गरीबी का कोई मजाक न उड़ाए। लेकिन जेसी के माँ बाप को उसकी फिर भी चिंता थी कि उसे काले गोरे के भेदभाव का सामना करना पड़ेगा और ये आसान नहीं होगा। वो फिर भी उसे हौसला देते हुए विदा करते हैं। और वहाँ ओहायो स्टेट का कोच लैरी स्नाइडर काफी परेशान था, क्योंकि दूसरी कॉलेज के साथ रनिंग कंपटीशन में ओहायो स्टेट लगातार तीसरी बार हार चुका था। और लैरी के सीनियर डीन को लग रहा था कि उसने लैरी को कोच बनाकर गलती कर दी है, जबकि लैरी खुद भी एक एथलीट रह चुका था। लेकिन लगातार हार मिलने के बाद सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। लैरी अपनी टीम को जिताने के लिए नए एथलीट्स भर्ती कराना चाहता था। तभी उसे जेसी ओवेंस का फॉर्म मिलता है। जेसी का दोस्त डेव भी एक एथलीट था और उसे भी स्कॉलरशिप मिली है। ओहायो जाने से पहले जेसी अपनी गर्लफ्रेंड रूथ से मिलता है, जो एक ब्यूटी सैलून में काम करती है। उनकी शादी तो नहीं हुई, फिर भी उनकी एक बेटी ग्लोरिया जन्म ले चुकी थी और उनके लिए ये आम बात थी। जेसी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। वो रूथ से वादा करता है कि हम जल्द ही शादी कर लेंगे और वो उन दोनों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। इस तरह जेसी ओहायो स्टेट के लिए निकल जाता है। और जब जेसी ट्रैक पर अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तो लैरी उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। प्रैक्टिस के बाद जब वो दोनों नहाने के लिए जाते हैं तो उनकी टीम के गोरे लड़कों में से एक कहने लगता है कि पहले हम नहाने जाएंगे, और काले होने पर उन दोनों को नीचा भी दिखाया जाता है। डेव काफी गुस्से वाला था। वो उनकी पिटाई करना चाहता था, लेकिन जेसी उसे शांत कराता है। वो कहता है कि बड़ी मुश्किल से स्कॉलरशिप देकर हमें इस कॉलेज में दाखिला मिला है, जहाँ काले गोरे सब यहाँ पढ़ते हैं। अगले सीन में कोच लैरी जेसी को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो जेसी की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्प्रिंटिंग स्टाइल और दौड़ने की क्षमता जन्मजात है, जो तुम्हें दूसरे खिलाड़ियों से बेहतर बनाती है। वो उससे पूछता है कि क्या ये जीत हासिल करने का जुनून है तुम में? क्या तुम इसके लिए हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो? जैसे कि काले लोगों को गोरों से आंख मिलाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो लैरी से नजर झुकाकर बात करता है। पर लैरी उसे गुस्से से कहता है कि क्या तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया कि जब किसी से बात करते हैं तो आंख मिलाकर बात की जाती है? फिर जेसी लैरी से आंखें मिलाकर उसे कहता है कि जब मैं 6 साल का था तब से मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ और मैं किसी भी तरह का हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूँ। लैरी जेसी से कहता है कि मैं तुम्हें ओलंपिक में खेलते हुए देखना चाहता हूँ और अमेरिका को तुम एक गोल्ड मेडल लाकर दो। जेसी उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ओलंपिक में भाग लेगा। अगले दिन जब जेसी ट्रैक पर प्रैक्टिस कर रहा था तो उसकी दौड़ने की स्पीड कल से भी ज्यादा थी। मतलब अब जीतने का जुनून उसके सिर पर सवार हो गया था। लेकिन बर्लिन में ओलंपिक गेम्स हो पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त जर्मनी पर एडोल्फ हिटलर का राज था और हिटलर जर्मन के आर्य जाति के लोगों को सर्वश्रेष्ठ मानता था, बाकी सबको नीचा समझता था। और उसने यहूदियों, रोमानियों, वामपंथियों और अन्य लोगों का उत्पीड़न शुरू कर दिया। इसलिए लोगों ने इकट्ठे होकर बहुत बड़ा आंदोलन हिटलर के खिलाफ छेड़ दिया। मतलब बर्लिन में होने वाले ओलंपिक्स का बहिष्कार कर दिया जाए। फिर उन लोगों को पता चलता है कि जर्मनी में हालात खराब हो रहे हैं। वो लोग रोमानियों और यहूदियों की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। इसके चलते कुछ स्पोर्ट्स क्लब पर भी दबाव बनाया जा रहा है ताकि यहूदियों को ओलंपिक में हिस्सा ना लेने दिया जाए। एवरी कहने लगता है कि हमारा काम ओलंपिक करवाना है, ना कि जर्मनी को राजनीति सिखाना।
और हर जगह आर्टिकल्स छपने लगे थे कि हिटलर केवल यहूदियों को ही नहीं बल्कि नीग्रो को भी ओलंपिक्स में नहीं खेलने देना चाहता। इसलिए इन बातों से सब लोग परेशान थे कि यदि खेल में भी भेदभाव हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। एवरी कहता है कि इन अफवाहों की वजह से हम ओलंपिक जैसे बड़े खेल को टाल नहीं सकते। अमेरिका ओलंपिक्स में हिस्सा तो लेना चाहता था, लेकिन उन्हें जर्मनी के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। इसलिए वो लोग जर्मनी के अधिकारियों से बात करने के लिए एवरी को अपना डिप्लोमेट बनाकर भेजने का फैसला करते हैं ताकि ओलंपिक्स में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो पाए। दूसरी तरफ लैरी उन सभी टीम के लड़कों को टफ से टफ प्रैक्टिस कराने लगता है। अब जैसी के पास बहुत थोड़े पैसे रह गए थे और वो अपनी बेटी ग्लोरिया की देखभाल के लिए थोड़े ही पैसे भेज पाता है और पैसे कमाने के लिए वो एक सर्विस स्टेशन पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब को ज्वाइन कर लेता है। पर नाइट ड्यूटी करने की वजह से उसकी प्रैक्टिस मिस हो जाती है। लैरी जैसी से नाराज था। वो उससे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम अपनी प्रैक्टिस मिस नहीं करोगे। फिर जैसी कहता है कि मेरी एक बेटी है और उसके पालन पोषण के लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। जब लैरी को उसकी प्रॉब्लम का पता चलता है, उसके लिए ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से आर्थिक मदद का इंतजाम कर देता है और अब जैसी को हर महीने जरूरत के मुताबिक पैसे मिल जाएंगे और जैसी अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान दे पाएगा। फिर जैसी लैरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और जब एवरी जर्मन पहुंचता है तो वो वहां देखता है कि जर्मन्स यहूदियों को उनके घरों से निकाल रहे हैं। उनके सामानों की तोड़फोड़ करके उन्हें ट्रक में भरकर दूर ले जाया जा रहा है। फिर एवरी वहाँ हिटलर के खास आदमी जोसेफ से मिलता है और ओलंपिक्स का सारा इंतजाम वही आदमी कर रहा था। एवरी जोसेफ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप ओलंपिक्स के जरिए सारी दुनिया तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि जर्मन जाति के लोग सारी जातियों से बेहतर है, लेकिन कोई भी देश आपके विचारों से सहमत नहीं होगा और यदि यहूदियों, नीग्रो और बाकी वर्ग के लोगों को ओलंपिक्स में शामिल न किया गया तो अमेरिका भी इस ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगा। डॉक्टर जोसेफ नहीं चाहता था कि उनके कंट्री की छवि पूरी दुनिया के सामने खराब हो, इसलिए उसे एवरी की शर्तें माननी पड़ती हैं। शाम को जैसी के दोस्त उसे एक पोल से कूदने के लिए कहते हैं और जैसी बिना कुछ सोचे समझे अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कूदने लगता है और वो घायल हो जाता है। लैरी को जैसी की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि 3 दिन बाद कंपटीशन होने वाला था। जैसी उन्हें दिलासा दिलाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, लेकिन 3 दिन बाद भी जैसी पूरी तरह ठीक नहीं होता। उसे तो चलने में भी दिक्कत हो रही थी, तो वो फिर दौड़ेगा कैसे। लैरी उससे कहता है कि तुम्हें कंपटीशन छोड़ देना चाहिए, लेकिन जैसी उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो कहता है मैं जैसा भी हूँ, जिस हाल में हूँ, लेकिन मैं दौड़ूंगा जरूर। रेस स्टार्ट होने से पहले कुछ लोग उसके काले रंग की वजह से उसे नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं और जोर जोर से उसकी आलोचना करने लग जाते हैं, लेकिन जैसी उनकी आलोचनाओं को सुनकर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और वो अपने गेम में फोकस करता है। जैसी इतनी रफ्तार से दौड़ता है कि 100 यार्ड्स डैश में जीत जाता है। लैरी उससे बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसने इस रेस को 9.3 सेकेंड में खत्म कर दिया था और उसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया था, लेकिन रेफरी के मुताबिक ये टाइम 9.3 नहीं बल्कि 9.4 था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर था। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद जैसी ब्रॉड जंप में हिस्सा लेता है। वो लैरी से वर्ल्ड रिकॉर्ड की लेंथ पूछता है और उस ट्रैक पर एक रुमाल रखकर निशान लगा देता है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की लेंथ है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जंप मारता है और उसने पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके बाद जैसी एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। अब उसके नाम 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके थे। इस बात से सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जैसी घायल होने के बावजूद भी 45 मिनटों के अंदर उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की थी और 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए थे। जिस मैदान में उसे काले रंग की वजह से उसकी लोग आलोचना कर रहे थे और 1 घंटे के बाद उसके नाम तालियां और उसकी जय जयकार होने लगी थी। लैरी जैसी को बताता है कि ये रिकॉर्ड पिछले 11 सालों से मेरे नाम पर था, लेकिन ये रिकॉर्ड अब तुमने तोड़ दिया है। जैसी उससे कहता है कि रिकॉर्ड्स तो रोज टूटते और बनते हैं, लेकिन हमारी मंजिल तो गोल्ड मेडल लाना है। और अब हर जगह जैसी के चर्चे होने लगे थे। एक रात जब वो क्लब में पार्टी कर रहे थे तो उसके पास क्वीन सेला नाम की एक लड़की आती है जो उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है।
लेकिन जैसी उसके साथ डांस करने के लिए मना करने लग जाता है, पर क्विंसेला उसे जबरदस्ती अपने साथ डांस कराने लगती है और देखते ही देखते जैसी उसकी बातों में बहक जाता है और अक्सर उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है। एक दिन अखबार में भी उन दोनों की फोटो छप जाती है और ये खबर रूथ तक भी पहुंच जाती है। रूथ इस बात से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे इस बात का कभी अंदाजा भी नहीं था। वो जैसी पर केस फाइल कर देती है और इन सब का असर जैसी के खेल पर पड़ने लग जाता है, क्योंकि वो अगली रेस में अपने कॉम्पिटिटर से हार जाता है। जैसी अपनी हार से बहुत निराश था। फिर लैरी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है और लैरी उसे समझाता है कि पहले तुम अपना मसला हल करो। फिर लैरी क्विंसेला को छोड़ देता है और वो रूथ से मिलने जाता है और वो वहाँ जाकर उससे शादी करने के लिए कहता है, पर रूथ उसे सलून से बाहर निकाल देती है और वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। जैसी पूरा दिन सलून के बाहर बैठा रहता है। इस तरह शाम हो जाती है। जब रूथ सलून से बाहर आती है तो वो कैसे भी करके उसे मना लेता है और फाइनली वो दोनों शादी कर लेते हैं। और अब वोटिंग के बाद हर अखबार में ये खबर छप चुकी थी कि अमेरिका ओलंपिक्स में भाग लेगा। फिर जैसी के घर एक अधिकारी आता है जो नीग्रो के अधिकारों के लिए लड़ता है और वो चाहता था कि ओलंपिक्स में वो भाग ना लेकर रेसिज्म के खिलाफ इस जंग में उनका साथ दे, ताकि वो दुनिया को बता सके कि यहूदियों पर हो रहे अत्याचार यदि गलत है तो अमेरिका में भी हो रहे काले लोगों पर अत्याचार भी सही नहीं है। और इसी बात पर अगले दिन जैसी का लैरी से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि लैरी को काले लोगों की कोई परवाह नहीं थी। उसे परवाह थी तो सिर्फ गोल्ड मेडल की। उसे था कि अमेरिका में गोल्ड मेडल आना चाहिए, चाहे वो काले लोग लेकर आए और या फिर गोरे। और जैसी इस बात से बहुत निराश हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। और जब लैरी को काले लोगों का दर्द एहसास हो जाता है तो वो जैसी से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है। वो जैसी से कहता है कि ट्रैक पर सिर्फ जीत या हार होती है, वहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। और वो जैसी को ओलंपिक ट्रायल्स क्वालिफाई करने के लिए कहता है और वो ओलंपिक्स में हिस्सा ले या ना ले ये उसका फैसला होगा। फिर जैसी ओलंपिक ट्रायल्स में जीतकर क्वालिफाई तो कर जाता है, लेकिन सारे ब्लैक कम्युनिटी का सवाल अब भी वही था कि क्या जैसी ओलंपिक में हिस्सा लेगा। फिर ओहायो स्टेट का डीन लैरी को बताता है कि वो ऑफिशियल अमेरिकन कोच नहीं है, इसलिए वो जैसी के साथ बर्लिन नहीं जा सकता और उसकी जगह पर डीन उसके साथ जाएगा। इस बात से लैरी निराश हो जाता है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं पता था कि उन लोगों ने जानबूझकर लैरी को जैसी के साथ भेजना नहीं चाहते थे। जैसी ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया था और वो अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान था। फिर रूथ उसे समझाती है। वो कहती है, तुम किसी की मत सुनो, तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो। और उसे पता था कि जैसी हमेशा से कि उसे बचपन से ही दौड़ने का बहुत शौक है और तुम जीतो या हारो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जैसी उसकी बातें सुनकर फाइनली फैसला ले लेता है और अगले दिन ही वो ओलंपिक्स में खेलने के लिए रवाना हो जाता है। दरअसल जैसी का मानना था कि यदि उसने ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लिया तो गोरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और इससे वो और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगेंगे। जैसी अपने आप को गोरों के बीच बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था, पर तभी वहाँ पर लैरी आ जाता है। वो कोच ना सही पर उसके साथ एक दोस्त के नाते वो बर्लिन जा रहा था और वहाँ जाकर एवरी की मेहनत रंग लाई थी। वहाँ कुछ हद तक सब लोगों को समानता दी जा रही थी। वो सब एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। जब बर्लिन पर डीन लैरी को देखता है तो उसे उस पर गुस्सा आ जाता है, पर जैसी कहता है कि यदि लैरी यहाँ नहीं रहेगा तो मैं भी ओलंपिक में हिस्सा नहीं लूंगा, क्योंकि उसे सिर्फ लैरी पर ही भरोसा है। फिर उन्हें मजबूरी में लैरी को यहाँ रहने की परमिशन देनी पड़ती है। आखिरकार ओलंपिक का दिन आ जाता है। जर्मन्स ने ओलंपिक के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया था और पूरी दुनिया से अपने अपने देश को सपोर्ट करने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहाँ मौजूद थे। फिर वहाँ हिटलर आता है और सब लोग खड़े होकर उसे सम्मान देते हैं। इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर जैसी घबराने लगा था और उसका गला सूखने लगा था, पर कैसे भी करके वो अपने आप को संभालता है और 100 मीटर डैश की रेस स्टार्ट हो जाती है।
अब बारी आती है डैश रेस की। 100 मीटर डैश की रेस को सबसे पहले पार करके जैसी पहला गोल्ड मेडल जीत जाता है। सारा स्टेडियम तालियों से गूंज पड़ता है और सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन डॉक्टर जोसेफ और हिटलर जैसी की जीत पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर एवरी जैसी को हिटलर से मिलवाने ले जाता है, क्योंकि जब कोई भी खिलाड़ी जीतता है तो वो हिटलर से हाथ मिलाकर फोटो खिंचवाता है। लेकिन शायद हिटलर को पहले ही पता था और वो किसी निग्रो को सम्मानित नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से पहले ही जा चुका था। एवरी को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये कैसा भेदभाव है। फिर जैसी और एवरी वहाँ से चले जाते हैं। गोल्ड मेडल जीतकर भी उसे किसी चीज की कमी लग रही थी और वो अपने इस अपमान का बदला जर्मन के सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी लॉज लॉन्ग को हराकर लेना चाहता था। अगले दिन कंपटीशन में सामने वाली टीम अच्छा प्रदर्शन करती है। फिर जैसी की बारी आती है। जैसी 2 बार व्हाइट लाइन से बाहर चला जाता है। जब जैसी के पास आखिरी मौका बचा था, फिर लॉज लॉन्ग अपना टॉवल निशानी के तौर पर ट्रैक के पास रख देता है ताकि जैसी को जंप करने में आसानी हो। और फिर जैसी जंप करके क्वालिफाई कर जाता है और बाद में वो लॉज लॉन्ग को थैंक यू कहता है। अब हिटलर की मौजूदगी में बोर्ड जंप का फाइनल मैच होना था। लॉज अपनी पहली बारी में 7.54 मीटर की लंबी छलांग लगाता है और इसके जवाब में जैसी 7.74 मीटर की छलांग लगाता है। और फिर दूसरी बारी में लॉज 7.87 मीटर की लंबी छलांग लगाता है और इससे एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। और फिर जैसी 7.94 की उससे भी ज्यादा लंबी छलांग लगाता है और इससे लॉज का बनाया हुआ अभी नया रिकॉर्ड वो टूट जाता है। और आखिरी बार लॉज का बैलेंस बिगड़ने की वजह से फाउल हो जाता है। अब जैसी जीत चुका था और गोल्ड मेडल आने से अब कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन अभी भी जैसी की आखिरी बारी बची हुई थी और फिर सब लोग जैसी की जीत पर खुश हो जाते हैं। लॉज जैसी का हाथ ऊपर उठाकर सारे स्टेडियम में घूमता है, पर हिटलर को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जैसी लॉज के रूम में उसे थैंक यू कहने जाता है। लॉज उससे कहता है कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमारी सरकार जो कर रही है वो बहुत ही गलत है। वो ओलंपिक के जरिए दुनिया भर में ये भेदभाव फैलाना चाहती है। और फिर वो जैसी को मोटिवेट करता है कि वो अगले कंपटीशन 200 मीटर डैश की रेस में जीतकर गोल्ड मेडल हासिल कर सके और हिटलर की बुरी सोच को हरा दे। जर्मन्स को अब अंदाजा लग चुका था कि वो 200 मीटर की रेस में हार जाएंगे, इसलिए उन लोगों ने सारे कैमरों को कपड़ों से ढक दिया। लेकिन मिसलीनी, जिसे ओलंपिक को रिकॉर्ड करने का काम मिला था, वो अपनी टीम के साथ वहां आ जाती है और वो हिटलर के सामने ही सभी कैमरों के ऊपर से कपड़े हटाकर रेस को रिकॉर्ड करने लगते हैं। और फिर रेस स्टार्ट हो जाती है और जैसी 200 मीटर डैश की रेस को जीत जाता है और ये मेडल अपने नाम कर चुका था। जैसी के माँ बाप, उसकी पत्नी सब ये न्यूज रेडियो में सुन रहे थे। वो सब लोग उसकी जीत पर बहुत खुश होते हैं। आखिरकार उसने हिटलर को हरा दिया था। और फिर डॉक्टर जोसेफ एवरी को ब्लैकमेल करके उस पर दबाव बनाता है और वो कहता है कि 400 मीटर की रेस में अमेरिका की तरफ से खेलने वाले 4 खिलाड़ियों में से 2 यहूदी खिलाड़ियों को निकाल दिया जाए। एवरी को उसकी बातों पर गुस्सा आता है, लेकिन वो मजबूर था। और जब उन खिलाड़ियों को इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये हिटलर की ही राजनीति है। उन लोगों ने 2 यहूदी खिलाड़ियों को निकालकर जैसी के साथ एक खिलाड़ी को शामिल किया, लेकिन जैसी को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो रेस में हिस्सा लेने से मना कर देता है। फिर सैम और मार्टी जैसी से अकेले में मिलते हैं। वो कहते हैं हम लोग तो बिना खेले ही हार चुके हैं और हम लोग चाहते हैं कि तुम इस गोल्ड मेडल को जीतकर हमारे साथ हुए इस धोखे का बदला लो। और फिर 400 मीटर की रेस में जैसी पूरी जान लगाकर दौड़ता है और उसके साथ के 3 खिलाड़ी भी उसका पूरा साथ देते हैं और वो लोग इस रेस को केवल जीतते ही नहीं बल्कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। और उन लोगों ने एक बार फिर से हिटलर को हरा दिया था। हिटलर लाख कोशिशों के बाद भी वो जैसी को हरा नहीं पाया था। 1936 ओलंपिक्स में जैसी ने 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर 4 गोल्ड मेडल्स जीत लिए थे। उसने साबित कर दिया था कि कोई भी जाति, काले गोरे, ये कोई छोटा बड़ा नहीं होता। किसी का छोटा होना उसकी सोच पर निर्भर करता है। अमेरिका के जो लोग जैसी को नीचा दिखाया करते थे, आज वो लाइन लगाकर उसके स्वागत के लिए
लाइन पर खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जब बड़े बड़े लोगों को खाने पर बुलाया जा रहा था तो वहाँ जैसी को अंदर जाने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ अब भी जिम क्रो लॉज का राज था। 4 गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी व्हाइट हाउस ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। ये बदलाव बहुत जल्द तो नहीं आए, लेकिन बहुत देरी से जरूर आए। ये प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, हम इंसान ही हैं जो अक्सर एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।